नमस्कार। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। दोस्तों, इंसान के लिए जिंदगी में खुशियों का बहुत महत्व होता है, इसीलिए तो हर मौके को हम यादगार बना लेना चाहते हैं, है ना? लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे विश्व के साथ भारत में भी विकास की रफ्तार थम सी गई है। जीवन के हर क्षेत्र में संकट और कठिनाइयां देखने को मिली। 2020 में कोरोना संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। लेकिन अब 2021 एक नई आशा लेकर आ रहा है। वैक्सीन से हम सबकी उम्मीदें बंधी हैं। बावजूद इसके दवाई के साथ जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 2021 में भी कोई तब तक ही सुरक्षित है जब तक हम सभी सुरक्षित हैं। जी हाँ, तब तक कोई सुरक्षित नहीं है जब तक सब लोग सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हमें संभल कर रहने की जरूरत है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के अलावा इस मौसम में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। जागरूक होना इसलिए कि सर्दियों में वायरस हवा में मौजूद रहकर कोरोना के संक्रमण को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है और इस बात को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि सुरक्षित सेहत के साथ हम 2021 को कैसे व्यतीत करें। इन्हीं बातों पर आधारित है आज का कार्यक्रम। आज का विषय है कोरोना को हराएंगे, देश को बचाएंगे 2021, दवाई भी कड़ाई भी, एक जागरूकता। बहरहाल, यदि आप भी संक्रमण से पीड़ित हैं, कोई समाधान चाहते हैं या फिर कोरोना वायरस के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये जानना चाहते हैं कि ये वायरस किसके लिए इमरजेंसी है, कौन कौन से प्रिकॉशंस लें। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, टोल फ्री नंबर है दोनों, 1800113060। दूसरा नंबर है 1800113061। टोल फ्री है, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ होंगे देश के 3 बड़े विशेषज्ञ। स्काइप पर मौजूद रहेंगे एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आप पल्मोनरी मेडिसिन यानी फेफड़े से संबंधित बीमारी के जाने माने विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलेरिया साहब कार्यक्रम में। साथ ही स्टूडियो में है डॉक्टर NN माथुर। आप भी जाने माने ENT विशेषज्ञ हैं और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की निदेशक हैं। स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। और आपके साथ डॉक्टर प्रोफेसर राणा AK सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि RML हॉस्पिटल में मेडिसिन सुपरिटेंडेंट हैं और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये भी बता दें कि राणा साहब किडनी प्रत्यारोपण के सर्जन भी हैं। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि नए साल में नई तरह की उम्मीदें हैं, नई उम्मीदों के साल के तौर पर इसे हम देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले गुलेरिया साहब से जानना चाहेंगे। गुलेरिया साहब, जैसा कि हम कह रहे हैं कि नई उम्मीदों का साल है ये, और उम्मीद की किरण लेकर आया है ये साल, और वैक्सीन को लेकर के भी हमें बहुत उम्मीदें हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगे। इसी कड़ी में फाइजर की ओर से वैक्सीन सामने आ रही है और भारत में इसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके की स्थिति हो सकती है और कितनी उम्मीद हम इस वैक्सीन से लगाएं? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जो स्टूडियो में है और आपके सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपने सही कहा कि ये जो नया साल है ये बहुत उम्मीदों के साथ आया है। 2020 था, उसमें काफ़ी हमें कठिनाइयाँ हेल्थ सेक्टर में झेलनी पड़ी कोविड के कारण, लेकिन नए साल में वैक्सीन से शुरुआत हुई है। भारत में चांसेस हैं कि अब जो नई वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट की और एस्ट्राजेनेका की है, वो जल्दी ही टीका उसका लगना शुरू हो जाएगा। इस वैक्सीन से हमें कई फायदे मिलेंगे। एक तो ये फायदा है कि ये जो वैक्सीन है ये भारत में ही बन रही है, इसलिए इसके डोजेस जो हैं मिलना इतना कठिन नहीं होगा। दूसरी जो वैक्सीन हैं, चाहे फाइजर की हो चाहे मॉडर्ना की, जो अप्रूव हुई हैं और देशों में, वो भारत में भारत के लिए उतने डोजेस नहीं मिल पाएंगे। दूसरा जो फाइजर की वैक्सीन है उसको -70 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करने की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन ये जो वैक्सीन हमारे देश में आ रही है, चाहे हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें या भारत बायोटेक की बात करें, वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड आम फ्रिज में भी स्टोर की जा सकती हैं। तो इन सारे कारणों के, इन सारे, ये इफेक्टिव वैक्सीन है, सेफ वैक्सीन है, और आम फ्रिज में अगर हम इनको स्टोर कर पाएं तो ये सारे देश में हम एक वैक्सीन का टीकाकरण शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत कुछ पिछले कई महीनों में बहुत काम हुआ है कि हम कैसे इसको करेंगे। एक प्रायोरिटी ग्रुप बनाई गई हैं, कोल्ड स्टोरेज साइट्स जो हैं उनमें फैसिलिटी बढ़ाई गई हैं,
और हमारा एक प्रोग्राम ऑलरेडी जो है देश में चलता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो बच्चों में और महिलाओं जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें वैक्सीन देने का प्रोग्राम चलता है। उसी को आगे एक्सपैंड करके अब अडल्ट्स में ये वैक्सीनेशन लगाई जाएंगी, लेकिन ये जो है बहुत बड़े स्केल पे करने की जरूरत है। जो हम उसकी बात करते हैं उसमें सिर्फ बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो सिर्फ 5 से 6 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ती है सारे साल में। यहाँ पर हम फेज 1 में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की बात कर रहे हैं जी। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा एक कदम है और इसमें पूरी तैयारी की गई है। आज जैसे आपको पता है कि सारे देश में एक डमी रन भी हुआ है, रिहर्सल भी हुई है, और इसलिए मेरा ये मानना है कि अब जैसे जैसे ये टीकाकरण अब शुरू होगा, अगले कुछ महीने में कोविड से हम जरूर बाहर निकलेंगे और हमारी इकोनॉमी भी, देश के कई चीजें जो रुकी हुई थी, चाहे एजुकेशन सेक्टर ही हो, वो सब का सब बैक ऑन ट्रैक हो जाएगा। जी बिल्कुल, यही उम्मीद है कि सब कुछ पटरी पर जल्द ही लौटेगा। और अच्छी बात यह है कि इस साल की शुरुआत ही बहुत ही अच्छे नोट पर हुई है। जैसा कि गुलेरिया साहब ने कहा कि एक डमी रन भी किया गया है कि किस तरीके से फेज वाइज इस टीके को जो देश की जनता है उस तक पहुंचाया जाएगा, और पहला फेज जो है उसमें 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के साथ ही एक जो सकारात्मक माहौल बनता है साल की शुरुआत में, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो बीता साल था वो पूरा हमारा कोरोना से बीत गया, लेकिन इसीलिए अब जरूरत है कि आने वाले साल में हम तैयार रहें। वैक्सीन तो आएगी, दवाई तो आएगी, लेकिन कड़ाई को भी ध्यान में रखना है। राणा साहब, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि फेज वाइज किस तरीके से लगेगा, उसकी तैयारी की जा रही है। सरकार अपने स्तर पर तमाम तरह के प्रयास कर रही है और वैक्सीन को लेकर के भी बहुत सकारात्मक स्थिति नजर आ रही है, लेकिन अभी भी जनमानस, जो आम लोग हैं, उनके मन में उस तरह की स्थिति रहे या फिर उस तरह से सचेत रहें, किस तरीके से वो इस साल को पॉजिटिविटी के साथ भी बिताएं, लेकिन साथ ही साथ सावधानी भी रहे, स्वस्थ भी रहें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले न काफ़ी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, लोगों के मन में आशंकाएं हैं वैक्सीन के बारे में। उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, हम लोगों के जनरेशन के जो लोग हैं उनमें किसी ने स्मॉल पॉक्स के पेशेंट को नहीं देखा है, लेकिन स्मॉल पॉक्स सर्वाइवर्स को हम लोगों ने देखा है। देखा होगा कि पूरा चेहरा, सारा शरीर पॉक मार्क से भरा हुआ है। तो स्मॉल पॉक्स तो फिर भी एक थोड़ी हिस्ट्री की तरफ चला जाए। जी जी। पोलियो की चर्चा करें। पोलियो से ग्रसित लोगों को हम लोग शुरू से लेकर के देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। पोलियो से जो लोग ग्रसित होते थे, उनके साथ जो समस्याएं आती थी, अपने ही उनके साथी, अपने ही उनके दोस्त, कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, कोई उनकी ठिठोली उड़ा रहा है। और देखिए, यही सरकार के सकारात्मक सोच और लगातार प्रयास से पोलियो एक इतिहास बन के रह गया। बिल्कुल। ये अभी जो हम लोग हैं, ये हमारे सामने की बात है। तो अब कोरोना ने क्या किया, ये तो हम लोगों ने एक साल में देख ही लिया। जी जी। कोरोना को खत्म नहीं करेंगे तो मतलब ये जीना तो दुभर एक साल से हमारा करके रखा ही हुआ है, इसको खत्म करना ही है। बिल्कुल। ये जो वैक्सीन आ रहा है, इसके बारे में भ्रांतियां, इसके बारे में तरह तरह की सोच रखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये दो स्मॉल पॉक्स, कैसे स्मॉल पॉक्स हिस्ट्री हो गया है, स्मॉल पॉक्स का कोई मरीज पूरे विश्व में नहीं। जी डॉक्टर राणा, जैसे कि आपने बताया कि कई तरह की चुनौतियां हमने इतिहास में देखी है, जो कि नाउ इट्स द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, और उम्मीद करते हैं कि जो कोरोना है वो भी ऐसी स्थिति होगी जब कोरोना मुक्त हो जाएगा पूरा विश्व। लेकिन जब से वैक्सीन की चर्चा हुई है उसके बाद से लोग थोड़ा सा इसे कह रहे हैं कि निश्चिंत से हो गए कि अब तो एक टीका आने ही वाला है, और मास्क लगाना भी भूल रहे हैं। धीरे धीरे जीवन सामान्य तो जीना है, लेकिन सावधानियों को बरतना कहीं कहीं भूल रहे हैं। तो ये स्थिति जो है आगे ना बने, आप सावधानी भी बरतते रहें, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दवाई भी कड़ाई भी। अब माथुर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि लोग स्वास्थ्य को लेकर इतने डगमग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि तरह तरह के हम संकल्प लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की बात जब आती है तो डगमगा जाते हैं, और कई तरह के संकल्प तो लेते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते। इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से हमारे जो दर्शक हैं, जो आम लोग हैं, किसान हैं, उन्हें किस तरीके से सजग रहने की जरूरत है? ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसीलिए प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियर एक मैसेज भी दिया है, और जो कि आपने जैसे बोला कि दवाई भी और कड़ाई भी, इसमें डगमगाने की कोई बात नहीं है, और बहुत ही दृढ़ता से और संकल्प से आगे बढ़ना है। और लास्ट एक साल जो था वो हम
प्रिकॉशन लेते रहे, 3 तरीके की प्रिकॉशंस ली, सोशल डिस्टेंस करा, 2 गज़ की दूरी में पे रहे, फेस मास्क पहना, हाथ धोए। ये तो तीनों चीज़ें चलेंगी, लेकिन अब जो है अब एक वैक्सीन की उम्मीद लगी है और कुछ ही हफ्ते में उम्मीद है कि वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, कुछ दिनों में बल्कि, और पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी तो और फिर सारी जनता को लगेगी, तो बिल्कुल भी डगमगाने की बात नहीं है और इसमें बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है और क्लियर सोच होनी चाहिए कि वैक्सीन लगाना ही है। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान की जनता डगमगाएगी नहीं, अपने संकल्प पर हम कायम रहेंगे। बीता साल जो रहा सो रहा, लेकिन ये नया साल उम्मीदों भरा है और संकल्प का मतलब यही होता है कि जो आपने पीछे नहीं किया वो अब आगे करने की ज़रूरत है, यानी और मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं नए साल में लोगों ने किस किस तरह के संकल्प लिए हैं, आइए डालते हैं नजर। आने वाला 2021 ऐसे फूलों की तरह वह भी खिलते रहे और खुश रहे, स्वस्थ रहे। इसमें जो है सभी को शुभकामनाएं। कम से अगली बार जब हम मिले तो मास्क के बिना मिले सब लोग। कोरोना को लेकर जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, तो कोई भी जो लोग हैं वो इसको ढिलाई के साथ ना लें। तो जो भी हेल्पलेस लोग हैं उनको थोड़ा बहुत हमें जो भी बनता है अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका हेल्प करना चाहिए। अगले 2 साल हम लोग करीबन 25 लाख से ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन्स को बनाएंगे और बनाएंगे ही नहीं बल्कि उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। नए साल की आपको सबको शुभकामनाएं। बाकी कोरोना को हराने के लिए आप मास्क और 2 गज की दूरी रखें। प्रधानमंत्री ने कहा है 2 गज की दूरी रखें, कोरोना का महामारी है। इस महामारी के टाइम में जब तक वैक्सीन ना निकले तब तक दूरी बनाए रखें और संयम बरते। कि नए वर्ष में हम सब एकत्र होकर एक खुशी का एक माने माहौल बनाएं और एक साथ मिलजुलने की माने एक अपनी आशंका को व्यक्त करें। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा रहे। अपनी कम से कम एक बुरी आदत छोड़ें, जिस तरीके से मैंने सिगरेट छोड़ दी। मैं नए साल पर भी अपने डॉक्टर का कहना मानूंगी और उनकी सलाह पर ही चलूंगी। मैं कसम खाई है नए साल पे सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, न किसी को पीने दूंगा। मेरे नए साल का रिजोल्यूशन ये रहेगा, मैं जंक फूड फुल्ली अवॉइड करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस। मैं डेली पार्क जाया करूंगा, जिससे जॉगिंग करके मेरी सेहत थोड़ी बनेगी। मैं अगले साल से जिम ज्वाइन करूंगा, ये मेरा न्यू रेजोल्यूशन हो। नया साल सबके लिए अच्छा हो और मतलब जितना खराब चल रहा है नए साल में सबका बहुत अच्छा हो, भलाई हो, वही सोच रहे हैं। सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। 2021 के लिए जो है सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है और आने वाले 2021 को वेलकम करें और कोरोना वायरस को अलविदा कहते हुए ही अपने कार्य को संपन्न करें। कोरोना काल के देखिए, जब तक कोई दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। मैं चाहता हूं जन जन तक ये संदेश पहुंचे और सब लोग इस पे कार्य करें, मास्क लगा के रहें, क्योंकि बिना मास्क के कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो भी आपने लोगों के संकल्प के बारे में सुना और ये बात इन संकल्पों को सुनकर साफ हो जाती है कि 2020 ने हमें स्वास्थ्य की अहमियत को सिखा दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के संकल्प यही है कि हम अपने स्वास्थ्य की तरफ और ज़्यादा ध्यान देंगे। हमारे साथ डॉक्टर गुलेरिया लगातार बने हुए, आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, जैसे कि हम जान रहे हैं कि तापमान लगातार नीचे गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है और इस तरह की आशंका भी थी कि ठंड में कोरोना का खतरा और बढ़ जाएगा और ट्रिपल अटैक यानी कोरोना के साथ डेंगू है, इस तरह की समस्याएं भी चल रही हैं। तो हमारे लोगों को और अधिक क्या इसमें जागरूक रहने की जरूरत है, वो अपने स्तर पर और सावधानी कैसे बरत सकते हैं? तो ये देखा गया है कि जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस हैं, जो मतलब जो जुकाम, नज़ला या निमोनिया करते हैं, वो सर्दी के मौसम में ज़्यादा पाई जाती हैं और सर्दी के मौसम में वो ज़्यादा बढ़ती हैं। और उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण ये है कि जो वायरसेस हैं वो सर्दी के मौसम में हवा में ज़्यादा देर रहते हैं, इसलिए ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं। और ठंड के कारण लोग जो है घर के अंदर इकट्ठे रहते हैं, क्राउडिंग हो जाती है और इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन फैलने में आसानी रहती है, क्योंकि वो खांस रहे हैं या एक दूसरे के फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो अगर हम कई वायरसेस की बात करें, जैसे हम पहले स्वाइन फ्लू की बात करते थे या H1N1 जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस,
उनके केसेस सर्दियों के मौसम में हम एकदम बढ़ते हुए देखते थे, हॉस्पिटल एडमिशन भी बढ़ती थी। इसलिए सर्दियों में हमें बहुत ध्यान से रहने की जरूरत है कि हमारे को इन टाइप के इन्फेक्शंस ना हो। डेंगू या मलेरिया है वो बरसात के मौसम में ज्यादा हम देखते हैं। सर्दियों में जो ये वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, और कुछ हद तक कई हमारे देश के कई भाग ऐसे हैं जहाँ पे सर्दियों में पोल्यूशन लेवल भी बढ़ जाता है, जो स्मॉग के कारण, इंडो गैंजेटिक बेल्ट जो है वहाँ पे, और उसके कारण भी सांस की तकलीफें और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों से कई लोगों को इमरजेंसी में आना पड़ता है या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है रेस्पिरेटरी इलनेस के कारण। तो इसमें हमें प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जो हम अभी प्रिकॉशन कह रहे हैं कि मास्क लगाएं, वो हमें कोविड से ही नहीं और कई रेस्पिरेटरी वायरस से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो जो वायरस हवा में है वो अगर हमने मास्क लगाया तो हमारे गले में या नाक में या फेफड़े में नहीं पहुंच पाएगा। इसी के साथ रेगुलरली हाथ धोना जरूरी है, और अगर किसी को जुकाम, नजला या खांसी है, चाहे उसको कोविड ना हो, तो उसको अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, जिससे चाहे कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, स्वाइन फ्लू भी हो, वो और लोगों को ना फैले, स्पेशली उन लोगों को जिनको ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन के चांसेस हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है जी। तो हमें जो प्रिकॉशन हम यही कह रहे हैं, मास्क लगाने की, फिजिकल डिस्टेंसिंग की या हाथ धोने की, वो कई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यहाँ तक कि इवन जो टीबी की बीमारी है उसके लिए भी वो प्रोटेक्शन देती हैं। इसलिए ये जो हमें प्रिकॉशंस रखनी है, एहतियात बरतनी है, ये सर्दियों के मौसम में और ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। और अगर हम ये कर पाएंगे तो अपने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी और कोविड जो है वो भी उनको हम बढ़ने नहीं देंगे, और आस्ता आस्ता जैसे वैक्सीन शुरू हो जाएगी तो हमारे केसेस और कम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अभी आपने डॉक्टर गुलेरिया को सुना, जिनका ये कहना है कि इस ठंड के मौसम में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं बल्कि अन्य जो वायरस है वो भी हवा में रहते हैं, वो आप पर अटैक ना करें, इसलिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें और बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह पर ना जाएं। एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर महाराष्ट्र से इन्होंने कॉल किया, ये बात करते हैं। हेलो जी, प्रमोद सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी प्रमोद जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए सवाल क्या है? हाँ मैडम, नमस्ते जी। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है कि जो नया कोरोना है और पुराना, उसमें फर्क क्या है, और दोनों को एक ही वैक्सीन चलेगी क्या अलग अलग होगी? जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका प्रमोद जी। चलिए हम डॉक्टर माथुर से पूछते हैं। डॉक्टर माथुर, इनका सवाल बहुत जायज़ है और ये हमारे लोगों के मन में आशंका भी है और थोड़ा सा डर भी कि वैक्सीन तो आ रही है, लेकिन हम जानते हैं कि वायरस म्यूटेट भी होता है, तो क्या वैक्सीन पर इस म्यूटेशन का कोई असर पड़ेगा या फिर हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं? और जैसा इनका कहना है कि पहले जो कोविड-19 है उसका और जो म्यूटेट हो रहा है उसमें किस तरह का अंतर है? तो ये जो इनकी शंका है कि एक यूके में एक थोड़ा म्यूटेट होके वायरस आया है और भी जगह कुछ चेंजेस हैं, वो न्यूक्लिक एसिड में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, और उसका मतलब ये नहीं है वायरस वो अभी भी कोरोना वायरस ही है, और वो बेसिकली वही वायरस है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। वो उस वायरस पे जो कि म्यूटेट हुए हैं अभी तक जितने, उस पे ये वैक्सीन काम करेगी, ऐसा हमारी अभी तक की जानकारी है, और वो साइंटिफिकली बेस्ड जानकारी है। और अनलेस कि इससे भी ज़्यादा कोई और बड़े म्यूटेशंस ना हो जाएं, ये वैक्सीन जो है इन छोटे मोटे जो चेंजेस आ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, वो उसमें काम करेगी। जी डॉक्टर गुलेरिया, आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि यही आशंका भी है लोगों के मन में कि ठीक है वैक्सीन तो आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नया रूप है उससे कह रहे हैं कि उससे संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, वो और ज़्यादा खतरनाक है, युवाओं को ज़्यादा निशाना बनाता है, तो इस आशंका को आप किस तरीके से दूर करेंगे कि इस वैक्सीन से जो आने वाले जो चेंजेस हैं, ये जो म्यूटेट होता है ये वायरस समय समय पर अपने सर्वाइवल के लिए, उससे हम सुरक्षित रहेंगे? तो वायरसेस जो हैं, स्पेशली जैसे कोरोना वायरस है, एक आरएनए वायरस है, वो म्यूटेट रेगुलरली करते हैं, और ये माना गया है कि ये जो कोरोना वायरस है ये महीने में कम से कम 1 या 2 दफा इसमें म्यूटेशन देखा जाता है। इसलिए ये म्यूटेशन कोई नई बात नहीं है। हम तभी चिंता करते हैं अगर ये म्यूटेशन ऐसा हो जिसका कोई क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो।
कई दफ़ा वायरस म्यूटेट करते हैं, लेकिन उससे उसकी इन्फेक्शियसनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वायरस अब ज़्यादा सीवियर डिजीज करेगा या वायरस जो है वो वैक्सीन पे असर नहीं करेगा। लेकिन ये जो वेरिएंट आया यूके में हुआ B117, इसमें ये देखा गया कि वहाँ पे जो लंदन या उसके साउथ ईस्ट पार्ट में कैंट एरिया में जहाँ पे ये वेरिएंट एकदम ज़्यादा आने लगा, वहाँ पे केसेस भी एकदम बढ़ने लगे। और उन्होंने ये पाया कि जहाँ जहाँ पे ये नया वेरिएंट जो म्यूटेट करके आया है या जो उसके कारण ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब कि ये वायरस अब ज़्यादा फैलने की क्षमता है इसमें। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न था कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है। लेकिन उस क्षेत्र में ये भी देखा गया कि इस वायरस के कारण हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ, मृत्यु जो है वो बढ़ी नहीं है। इसलिए ये जो वायरस है इसके म्यूटेशन के कारण ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की इसकी क्षमता ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो वायरस है अगर उसको कम मात्रा में भी हो तो जो उसका स्पाइक प्रोटीन है जहाँ से वो एक इंसान के सेल के अंदर घुसता है वो ज़्यादा मजबूत हो गया। वहाँ पे म्यूटेशन जो है N501Y एक साइट पे होने के कारण इस वायरस की जो एंट्री इनटू सेल है वो ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो जो भी वैक्सीन आ रही हैं, और वैक्सीन कई तरह की आ रही है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन आ रही है, वायरल वेक्टर वैक्सीन आ रही है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन वायरस आ रही हैं, सारी जो वैक्सीन हैं वो वायरस के कई हिस्सों पे एक्ट करती हैं। एक या दो जगह पे या कुछ जगह पे म्यूटेशन होने के कारण वायरस का असर कम नहीं होगा। दूसरा, वायरस जो वैक्सीन है वो कई टाइप की इम्यूनिटी देती है। एक वो देती है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज बनना, जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है वायरस के अगेंस्ट, और एक इम्यूनिटी और वो देती है जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और उसके साथ हमारे मेमोरी सेल्स भी स्टिमुलेट होते हैं जो याद रखते हैं कि ये जो वायरस है इससे इन्फेक्शन हो सकता है और हमें ये एंटीबॉडीज बनानी है। तो इसलिए जब भी हम किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन कई जगह पे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, इसलिए कुछ म्यूटेशन होने के कारण वैक्सीन के एफिकेसी पे असर नहीं पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर गुलेरिया बता रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। भले ही म्यूटेशन इस वायरस में होता है लेकिन ये जो वैक्सीन है वो उसमें भी कारगर रहेगी। फिलहाल अभी तक जो स्थिति है उसको देखकर कहा जा सकता है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ है स्वस्थ किसान में छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा और विस्तार से हम बात करेंगे जो स्थिति बनी है उसको लेकर और वैक्सीन को लेकर जो हमारी उम्मीद बंधी है इस पर और चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज स्वस्थ किसान में हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में, किस तरीके से इसकी तैयारी हो रही है, कैसे हमें इससे लाभ मिल सकता है। 2021 जो साल है वो उम्मीदों भरा साल है, यानी जो नकारात्मक स्थिति थी 2020 में वैसी ना रहे, ऐसे में हमें अपने स्तर पर भी इसको लेकर तैयार रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर राणा, अब ये भी जानते हैं हम कि भले ही साल बदल गया है लेकिन साल एक डेट होती है, हमें अपने दिमाग में उन चीज़ों को बैठाना होता है कि हाँ ये नया साल है, नई चीज़ें करनी है। लेकिन इस साल में भी जो एक डर है, एक जो आशंका है वो तो वैसी ही बनी हुई है। लोग ये भी कह रहे हैं, इस तरह की बातें हैं, चर्चा में भी है कि 2021 में कोरोना और ज़्यादा कहर बर पाएगा और ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आएंगे, भले ही हम वैक्सीन पर भी लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, नेगेटिव सोच तो कभी किसी तरह की मदद करता नहीं।
हमेशा एक पॉजिटिव सोच लेकर के चलना है। 2020 में ही कोरोना हम लोगों को बहुत परेशान कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर माथुर, प्रोफेसर गुलेरिया ने अपने चर्चा में कहा था कि ये जो वैक्सीन है ये कामयाब होगा इवन विद दी जो म्यूटेटेड जो वायरस आ रहा है उसके लिए भी। और हम लोग इस चर्चा की शुरुआत ही हमने करी थी डुअल अटैक से। पहला अटैक है कि इस साल की मैं चर्चा करूं 2021 की वैक्सीन से कोरोना को हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ साथ जो हमारा जो टेस्टेड हथियार है जो पिछले 1 साल से जिसके बदौलत की हम लोग कोरोना को हम लोग बहुत डाउन कर चुके हैं। जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग टोटल उसको हरा चुके हैं। वो जो प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां, ये किसी का कोई नुकसान करती नहीं है। और ये जो दूसरा अटैक जो मैं कह रहा हूं जो हम 1 साल से करते आ रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे एक पॉजिटिव सोच के साथ। ये नहीं कि चलो जी अब तो वैक्सीन लग गया, अब इसकी क्या जरूरत है, जी। अच्छा अब कितने दिन तक मास्क लगाएंगे। देखिए ये जो इस तरह की सोच है खुद के लिए खतरनाक है, परिवार के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है और देश के लिए खतरनाक है। तो एक पॉजिटिव सोच को लेकर के आगे चलना है कि कोरोना एकदम खत्म नहीं हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया, पोलियो खत्म हो गया, तो कोरोना क्यों नहीं खत्म हुआ। पॉजिटिव सोच रखेंगे, वैक्सीन और जो सेकंड जो अटैक है टाइम टेस्टेड हथियार है हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, इसको करते रहेंगे तो ये बीमारी भी खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो बीमारी खत्म हो जाएगी। कोई भी चुनौती परमानेंट नहीं होती है और उसे हम पार कर सकते हैं अपनी तैयारी के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ और सकारात्मक सोच के साथ। गुलेरिया साहब, ये तो बात रही कि हम सकारात्मक सोच के साथ 2021 की शुरुआत करें, लेकिन जो व्यवहारिक समस्याएं हैं वो भी उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता। और हम ये भी जानते हैं कि देश में एक बड़ी आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सघन आबादी है। ऐसे में हम किस तरीके से लड़ेंगे इस समस्या से? ऐसे में क्या ये जो कोरोना का संक्रमण है इसकी आशंका और नहीं बढ़ जाती है? नहीं, अगर हम देखें तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और हमने पिछले साल खूब मेहनत की है। चाहे हम कहें कि अगर हम अपनी पूरी सिचुएशन को देखें, जब पिछला साल शुरू हुआ था और पैंडेमिक शुरू हुआ था तो हमें इस वायरस के बारे में कुछ पता भी नहीं था। हमारी सारी जो पीपीईज थी वो हम इंपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ ये सिचुएशन हो रही थी कि कहीं पीपीईज की कमी ना हो जाए, N95 मास्क की कमी ना हो जाए, वेंटिलेटर्स की कमी होने की आशंका थी और ये हो रहा था कि ऐसा स्थिति ना आए कि एक वेंटिलेटर 2 लोगों को शेयर करना पड़े। लेकिन हमने सारी चुनौतियों का सामना किया और हमारी अब सिचुएशन ऐसी है कि पीपीईज जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। N95 मास्क की कोई कमी नहीं है। हमने कोविड केयर सेंटर्स बनाए, कोविड हॉस्पिटल्स बनाए, कोविड आईसीयूज बनाए और उस सारी प्रक्रिया के कारण कभी भी हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स की कमी नहीं हुई। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं इस नए साल में, तो पोल्यूशन हो या हमारे जो देश में डाइवर्सिटी है कि कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत क्राउडिंग है, शहरों में जो हम कहते हैं अर्बन स्लम्स हैं, या कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे और चैलेंजेस हैं एयर पोल्यूशन की, जैसे आपने बात की, हम सबको जो है फेस कर सकते हैं। सबके सॉल्यूशंस हमारे यहाँ हैं। पिछले साल हमने ये देखा कि हमारे साइंटिस्ट ने यही दिखाया कि जब एक कोई चुनौती हमारे देश में आती है तो हम सब मिलके, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हों या फिर मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हों, सब मिलके उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि पिछले साल एक हमारे लिए एक चैलेंजिंग ईयर रहा, लेकिन इसने हमें ये भी दिखाया कि अगर हम सब इकट्ठे मिलके काम करें तो भारत में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। जी, यानी गुलेर साहब ये कह सकते हैं कि हम सकारात्मक सोच के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो इस चुनौती को भी हम बिल्कुल पार कर जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल हम पार कर जाएंगे और कई चैलेंजेस आएंगे। अभी हम जैसे देखते हैं कि अब हम बैक टू न्यू नॉर्मल आएंगे और हमारे पैंडेमिक ने कई चीजों में हमारा जो है सोच बदल दी है। पहले हम जैसे पेशेंट्स को देखते थे, हम फिजिकल पेशेंट्स को ज्यादा देखते थे। अब एक नया टेली कंसल्टेशन का दौर शुरू हो गया कि हम पेशेंट्स के लिए काफी हद तक सहूलियत हो गई है कि उनको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता। टेली कंसल्टेशन के थ्रू घर पे ही बैठे अपनी प्रॉब्लम्स का वो समाधान कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके, और अगर जरूरत है तो फिर हॉस्पिटल में आ सकते हैं। इससे उनका समय भी बच जाता है,
आने जाने का खर्चा भी बच जाता है, और कई पेशेंट्स को ओपीडी के बाद कई दफ़ा घंटों वेट करना पड़ता था, वो भी बच जाता है। तो कई नए सॉल्यूशंस भी निकल के आए हैं, लेकिन कई नए चैलेंजेस भी आए हैं। हेल्थ सेक्टर में भी है, एजुकेशन में भी है। कई महीनों तक स्कूल बंद रहे हैं, स्कूल में बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ी हैं। तो कई चैलेंजेस हमारे लिए अभी भी हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सारी जो चैलेंजेस हैं हम इनका पूरी अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे और इसका सलूशन भी हम ढूंढ पाएंगे। जी बिल्कुल, यही सकारात्मक सोच होती है कि जो विपरीत स्थितियां हैं उसमें भी किस तरह की पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही हैं उनको हम एक्सेप्ट करें, उनको हम गले लगाएं और अपनी सोच को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ें। जैसे कि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बहुत सारे नए विकल्प सामने आए, एक नए तरह की व्यवस्था सामने आई है जब हम बिना एक दूसरे से मिले हुए भी बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, जिसमें समय बचता है और जो खतरा है कोरोना का इन्फेक्शन फैलने का वो भी कम हो जाता है। तो हर एक चीज़ में आपको जो सकारात्मक पक्ष हैं उन्हें भी देखना चाहिए। यही हमारी कोशिश भी होती है कि हम अपने दर्शकों तक ऐसी बातें पहुंचा सकें। डॉक्टर माथुर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम सकारात्मक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक जो भ्रम फैलाने का एक जो दौर सा है, और हम जानते हैं कि जहाँ इंटरनेट एक तरह से वरदान है, वहीं दूसरी तरह इससे बहुत तरह की नकारात्मक चीज़ें भी फैलती हैं। तो वैक्सीन को लेकर भी बहुत तरह की नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं कि इसका आने वाले समय में असर ख़त्म हो जाएगा या फिर हम पर विपरीत असर पड़ेगा, पता नहीं क्या असर हो। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेट के हज़ारों फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ दुष्प्रभाव भी हैं कि हम फ़ौरन कोई भी मैसेज आता है तो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये ध्यान रखें कि किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा सोच लें कि ये फॉरवर्ड करने लायक भी है कि नहीं, डज इट मेरिट फॉरवर्डिंग। तो कई मैसेजेस ऐसे चलते हैं जो कि बिल्कुल नकारात्मक होते हैं और उसका कोई बेसिस भी नहीं होता है, साइंटिफिक नहीं होते हैं, और वो इसीलिए पनपते हैं वो मैसेजेस क्योंकि वो फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो ऐसे कोई भी मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं करें जो कि गलत हों और जिसका कोई बेसिस नहीं हो। जी डॉक्टर राणा, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि नकारात्मक चीज़ों को हम छोड़ें और सकारात्मक चीज़ों को गले लगाएं और उसी के साथ ही हम अपना नया साल बिताएं, लेकिन अब लोग एक तरीके से कहते हैं कि बहुत हो गया, अब हम कब तक इस तरीके से जिएंगे, अब हम सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि जो न्यू नॉर्मल की बात कही जा रही है, तो ये सामान्य जीवन भी हमारे जो दर्शक हैं 2021 में जिए, लेकिन साथ ही साथ सावधानी के साथ जिए और जो उनके जीवन में खलल पड़ा वो ना रहे। किस तरीके से एक नई लाइफस्टाइल हो सकती है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए? देखिए, ये है कि जो आने वाला साल हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, या हम जिन सावधानियों या जो न्यू नॉर्मल की बात करें या जो हम पिछले साल प्रिकॉशंस लेते आ रहे हैं, अगर अभी देखिए एक साल में चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो गई हैं, इतनी सिंप्लीफाई हो गई हैं कि अगर अगले साल के लिए मुझे आप कहिए कि लोगों को क्या क्या करना है, मैं इसको सिर्फ 4 चीज़ों में केंद्रित कर दूंगा। पहला है वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में मैं तीसरी दफा दोहरा रहा हूं, स्मॉल पॉक्स और पोलियो को याद करिए, ये दोनों बीमारियां इतिहास का हिस्सा बन गई हैं सिर्फ वैक्सीन के चलते। तो पहला हथियार है वैक्सीन, दूसरा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन। डॉक्टर गुलेरिया साहब ने बताया था शुरू में कि ये जो मास्क है हमारा, ये सिर्फ कोरोना से हमें नहीं बचा रहा है, ये हमें और भी रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो हैं, जो दूसरे वायरसेस हैं, उनसे भी ये हमें बचा रहा है। उसी तरह से हैंड सैनिटाइजेशन की आप बात करिए, हैंड सैनिटाइजेशन केवल कोरोना से नहीं बचा रहा है, ये जो हाथ, गंदे हाथ से खाने से या पीने से या खाने की चीजें छूने से कितनी बीमारियां होती हैं, कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, डिसेंट्री होता है, ये सारी बीमारियां हैंड सैनिटाइजेशन से करेंगे तो ये कोरोना के साथ साथ इन सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे। तो 4 चीज है, वैक्सीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन। तो ये अगर आप देखिएगा कि मैं पिछले साल का जो दुष्प्रभाव है उसमें बड़ी सारी चीजों का बड़ा रोल था। एक तो नई बीमारी थी, किसी को जानकारी नहीं थी, दहशत था। अब वो एक साल में काफी जो है ना, काफी चीजें उसमें से अलग हट गई हैं। अब जो हम लोग जिस प्रिकॉशन या जिस बचाव की चर्चा कर रहे हैं, अगर आप देखिए कि ये नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट
करेगा ही नहीं जी। तो मास्क अगर हम पहन करके भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो उसमें नॉर्मल लाइफ को वो कहाँ अफेक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी गंदी चीज को आपने छू लिया या कभी हैंड ये तो वैसे भी सैनिटाइज अच्छी आदतों में है कि आपको हाथ धोना चाहिए। तो अब ये मैं तो ये कहूंगा कि वैक्सीन के साथ साथ जो ये दोनों वेपन को एक साथ अगर हम इस्तेमाल करें तो बहुत सिंपल ढंग से इतनी बड़ी बीमारी को हम लोग खत्म कर दें। बिल्कुल। और नया साल नई आशा लेकर आया है। आइए अब देखते हैं कि 2021 में कौन कौन सी बातों को आधार बनाकर हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मुसीबतों का साल 2020 अलविदा हो चुका है। इस दौरान कोरोना संक्रमण के फैलाव ने न केवल हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर ही सीमाएं लगाई, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व आपदाएं, संकट और पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़कर हम पहुंच चुके हैं 2021 में। ये समय है बीते समय के थपेड़ों से लड़कर इतिहास को बदलने का। कोरोना की जंग को जीतने, नए मंजिल को तलाशने, संकल्पों से संभावनाओं को जगाने और अपने उम्मीद और इरादे को मजबूत करने का। जी हाँ, तभी तो हम कोरोना को हरा पाएंगे और देश को बचा पाएंगे। गौरतलब है कि कमोबेश ही सही कोरोना का कहर अब भी जारी है। यह वायरस म्यूटेट करके लोगों को परेशान करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन अब दुनिया और हमारा देश इनसे निपटने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। एम्स के डायरेक्टर भी इस बात को मानते हैं कि हौसले से लवरेज हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी ताकत होगी उनकी पॉजिटिव एनर्जी। 2021 में हम सब लोग नई आशाएं और नई उम्मीदों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। कोविड-19 ने 2020 में भारतवासियों को और सारी दुनिया को काफ़ी परेशान किया, लेकिन भारत में सब लोगों ने ये दिखाया कि मिलजुल के हम इस पैंडेमिक का किस तरह से पूरी तरह उसको ठीक कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे पास कई और नई चुनौतियां हैं। अभी हमें पता चला है कि एक म्यूटेंट या वेरिएंट ऑफ कोविड-19 यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में पाया गया है, लेकिन उससे हमारे देश में इतना असर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हम सतर्क हैं। और ये भी सही है कि वो जो म्यूटेंट है वो इन्फेक्शियस ज़्यादा है, उससे मोर्टेलिटी या वैक्सीन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, यही पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मक सोच हमें 2021 में कोरोना से लड़ने का संबल बनेगी। गौरतलब है कि 2020 में जहां हमने कई चुनौतियों को झेला है, वहीं स्वास्थ्य और धीरज की परीक्षा भी दी है। बावजूद इसके अब एक उम्मीद जगी है। जी हाँ, ये उम्मीद है कोरोना के वैक्सीन की। लेकिन सच तो यह भी है कि यह वायरस प्रकृति में कहीं सोया रहता है। इसकी कमजोरी है कि यह खुद प्रजनन नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसे कोई जिंदा सेल या कोशिका मिलती है, ये उसे अपने साथ जोड़ लेता है और फिर प्रजनन करने लगता है। और फिर ये वायरस किसी सेहतमंद इंसान के शरीर में दाखिल होते ही उसे बीमार बना देता है। इसलिए जिंदगी बचाने का एकमात्र उपाय मास्क और सामाजिक दूरी को हमें कायम रखना है 2021 में भी। अब बात कोरोना से सबक लेने की। जी हाँ, याद कीजिए कोरोना से पहले भागती दौड़ती जिंदगी कैसी थी। लेकिन इस महामारी की चुनौती ने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर न केवल कई बड़े बदलाव किए, बल्कि हमें अपने भविष्य के बारे में भी एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर भी किया और जीवन जीने के तरीके बदल डाले। आपसी संबंधों में एक राग और प्रेम पैदा हुआ, रिश्तों की कद्र हुई और हम अपनों के प्रति ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील भी हुए। वर्क फ्रॉम होम से हमने उस विचारधारा को तोड़ा जो ये समझते थे कि यह एक मुश्किल काम है
स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी हमने फोकस किया। सफाई और हाइजीन पर हमारा ध्यान गया। यकीनन कहना ही होगा, कोरोना वायरस ने नए तरीके से हमें एक सबक तो सिखाया ही है। लेकिन अब जीवन के प्रति हमारा स्वास्थ्य का नजरिया कैसा हो, यह एक सवाल है। जी हाँ, भारतीय संस्कृति को अपनाने जैसा हो, यह सोचना चाहिए। हम योगा, प्राणायाम, अच्छे खान पान तथा संयमित जीवन जीने की तरफ मुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बेशक मौत का खौफ ही सही, पर समाज में आए इस बदलाव को शुभ संकेत के रूप में तो देखा ही जा सकता है। आपसी संवेदनाओं को टटोलती एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं। जी हां, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी मेरे दिल में एक हौसला था। ये हौसला उम्मीदों का था और पॉजिटिव सोच का था। अंततः आइसोलेट रहने के साथ 3 दिन तक दवा और कई बार गर्म पानी, स्टीम लेना, शहद और नींबू, हल्दी, दूध, ड्राई फ्रूट और मौसमी फल, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग भी कहता है। अंततः मैं स्वस्थ हुआ और कईयों की तरह मैंने भी कोरोना को हराया है। आपसे भी अपील है कि आप कोरोना से घबराएं नहीं। सेहत विभाग की हिदायतों का पालन करते रहें। घर और बाहर मास्क पहनें, लोगों से शारीरिक दूरी के नियम का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और हाँ, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उससे घृणा ना करें। मैंने कोरोना वायरस को हराया है, आप भी हरा सकते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर सेहत विभाग के नियमों का पालन करें, योग और ध्यान अपनाएं और कोरोना को हराएं। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने देखी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट, और जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि कोई भी स्थिति हम पर तब तक हावी नहीं हो सकती जब तक हम अपने दिल से, अपने दिमाग से मजबूत हैं। और ये हमने कर दिखाया है। कई सारे सकारात्मक चीज़ें हमने सीखी है इस दौर से। रिश्तों की किस तरीके से अहमियत है, कैसे हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। डॉक्टर गुलेरिया के पास चलते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो उम्मीद है वही वैक्सीन है। तो लोगों के मन में भी ये भी सवाल है कि किस तरीके से लगाई जाएगी, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा आबादी है और कई सुदूर इलाके हैं। 130 करोड़ की आबादी है। गांव-गांव तक ये टीका किस तरीके से पहुंचेगा, इसका कोई ब्लूप्रिंट या रोड मैप जिस पर हम काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में हो सकता है कि वैक्सीन के अप्रूवल रेगुलेटर से आ जाए। फिर एक बहुत बड़ा एक टास्क हमारे हाथों है कि हम ये वैक्सीन हर जगह कैसे पहुंचाए प्रायोरिटी ग्रुप्स में। तो इसमें इस पे काफ़ी काम हो रहा है और कुछ कई महीनों से काम चला हुआ है। गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी नेगवैक के नाम से, जो इसको पूरी तरह से देख रही है और पूरा उसमें काम चला हुआ है कि हम जो वैक्सीन अवेलेबल होगी तो उसकी कैसे कोल्ड स्टोरेज में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सारे देश के हर एक क्षेत्र में वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी बनाई गई है कि 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड या -20 डिग्रीज में अगर वैक्सीन को रखना है तो वहाँ पे सामान की पूरी व्यवस्था की गई है कि डीप फ्रीजर हो या फ्रिज हो जहाँ पे ये वैक्सीन रखी जा सकती है। स्टोरेज साइट पे वहाँ पे पूरी ये व्यवस्था की गई है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरा हो, अगर बिजली वहाँ पे नहीं हो तो यूपीएस हो जिससे बैकअप हो और वैक्सीन वेस्ट ना हो पाए। उसके साथ वैक्सीनेटर जिन्होंने टीका लगाना है उनकी ट्रेनिंग की गई है कि हर एक क्षेत्र में वो अवेलेबल हो, उनकी पूरी तरह से टीका कैसे लगाया जाएगा, उसमें कैसे कंसेंट लेना है, जो व्यक्ति टीके के लिए आएगा उसको क्या समझाना है और कैसे उसको मॉनिटर करना है टीका लगने के बाद, देखने के लिए कि उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, उसको देखने के लिए क्या हमें व्यवस्था करनी है। और वहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया कि मान लो किसी को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो तो पूरा उसका किट रेडी रहना चाहिए कि हम उसको ट्रीट कर पाएं। ये पूरी व्यवस्था एक लेवल पे की गई है। दूसरे लेवल पे ये किया गया है कि हम कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनको प्रायोरिटाइज करना है, जिनको वैक्सीन का टीका लगना है। और 3 ब्रॉड ग्रुप्स जो बने हैं वो उस मकसद से बने हैं कि हमें कोविड-19 से अगर जीतना है तो हमें अपनी डेथ रेट, मोर्टेलिटी कम करनी है। तो उन लोगों में जिनमें डेथ के चांसेस ज्यादा है, मरने के ज्यादा चांसेस हैं, उनको पहले टीका लगा जाए। जो लोग जिनको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं
जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको पहले टीका लगाया जाए। जी जी। और ये अंदाजा लगाया गया कि ये मिला के अराउंड 30 करोड़ के करीब लोग बनते हैं। तो इसका एक पूरा ऐप बना है, एक पूरा डैशबोर्ड बना है जो हम कोविन के नाम से जानते हैं। जी जी। और इन सब लोगों का डेटा उसमें डाला जाएगा। जब इनको जरूरत पड़ेगी और इनका पूरा जहां पे वैक्सीन का डेट तय की जाएगी, तो वहां पे इनका SMS के थ्रू मैसेज भी जाएगा कि आपको इस जगह पे आना है, आपका टीका लग इस जगह पे आपको टीका लगाने के लिए आना है। हाँ, और वो पूरा प्रक्रिया जो है वो की गई है और आज डमी रन भी पूरे देश में हुआ है इसी को पूरी तरह से फाइनलाइज करने के लिए। जी डॉक्टर गुलेरिया, जल्दी से मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये कितने चरणों में लगेगा? क्या ये सिर्फ एक ही बार एक व्यक्ति को ये टीका लगेगा या फिर इसके बूस्टर्स लगेंगे? इसके बारे में भी थोड़ा इससे अगर आप तस्वीर साफ कर सकें। तो ये टीके के 2 डोजेस लगेंगे। पहला डोज लगेगा और उसके 28 दिन से 6 हफ्ते या अब यूके ने तो 12 हफ्ते तक कर दिया है के बाद भी दूसरा टीका लगेगा। तो पहला टीका लगने से कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन पूरी प्रोटेक्शन के लिए जो दूसरा टीका है उसके 10 या 14 दिन बाद आपकी इम्यूनिटी जो है वो पूरी तरह से आ जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहला टीका लगाने के बाद आप ये ना सोचें कि आपको अब वैक्सीन लग गई है, अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, हाथ धोने की जरूरत नहीं है या फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। आपको ये चीजें भी साथ साथ करनी है और टीका भी लगाना है, तभी हम पूरी तरह से कोरोना से जीत पाएंगे। जी बिल्कुल। तो कोरोना से जीतना है तो सावधानी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करनी है, दवाई भी कड़ाई भी, जिसके बारे में हम लगातार कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से ये नया मंत्र दिया गया है जिसे हमें ध्यान में रखना है सभी देशवासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया गुलेरिया साहब हमसे जुड़ने के लिए और वैक्सीन के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए। मुझे लगता है कि जो लोग इधर उधर से बातें सुन रहे थे, कह रहे थे, और आजकल जो इंटरनेट के थ्रू जो भ्रम फैलाने की स्थिति बनी रहती है, उसमें बहुत हद तक हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में जो तस्वीर है वो साफ हो गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और सभी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर राणा आप क्या कहते हैं कि जैसे कि हम गुलेरिया साहब को भी सुन रहे थे कि वैक्सीन लगने के बाद हमें निश्चिंत नहीं हो जाना है, लेकिन हम एक नई स्थिति ये भी देख रहे हैं कि जिनको कोरोना हो चुका है वो अब बिल्कुल निश्चिंत हैं। वो सोच रहे हैं कि जैसे उनको कोरोना हो जाना मतलब एक वैक्सीन लग जाना है। देखिए ये सोच ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बार जो है, हालांकि ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है कि कोरोना से लोग री इन्फेक्ट हुए हैं या वो री पॉजिटिव हुए हैं, इस पे अभी भी थोड़ी सी स्थिति उतनी साफ नहीं है कि कोरोना हो गया, क्या दोबारा वो इन्फेक्शन हो गया, अगर एंटीबॉडी बन गया था तो फिर क्यों हो गया। तो इस फ्रंट पे बहुत ज्यादा स्थिति साफ नहीं है। तो उसमें ये लेकर के चलना चाहिए कि अगर आपको कोरोना हो गया, जैसा कि हमने कहा कि सावधानियां किसी का नुकसान करती ही नहीं, तो आप जो है ना एकदम आश्वस्त मत होइए और उन सावधानियों को बरतिए। और जो कोलैटरल बेनिफिट्स हैं सावधानियों की, जिसकी चर्चा प्रोफेसर गुलेरिया ने भी करी, मैंने भी करी, तो छोटी छोटी सावधानियां हैं उनका पालन करिए और वैक्सीन लगेगा और बाकी सब जो चीजें हम साथ लेकर के चल रहे हैं, तो ये कोरोना से हम लोगों को कोरोना के ऊपर में विजय दिलाएगा। जी आकांक्षा एक दर्शक जिन्होंने रायपुर से मैं कॉल किया है, ये बात कर लेते हैं। जी आकांक्षा जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी नमस्कार। जी मैम नमस्ते, हम छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, हमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सर से पूछना है। जी अब तो वो जी अब वो हमारे साथ कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, आप अपने सवाल बताइए। जी मैम, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे अंकल को अभी कोविड हुआ था, उसके बाद उनको ठीक हो गया है अभी, तो लेकिन अभी उन्होंने अपना CT स्कैन रिपीट करवाया है, तो उसमें भले कोविड के बारे में लिखा है कि वो ठीक हो गया, सर COPD लिख कर दिया गया है, और उसको उन्होंने चेस्ट फिजिशियन को दिखाया है, तो उन्होंने उनको पिडोटीमोड नाम की 400 और 800 mg की दवाई 2 महीने तक खाने को दी है। तो सर इससे ये COPD ठीक हो जाएगा? और सर ये COPD जड़ से ठीक होता है कि नहीं, इसके होने का क्या कारण है? जी डॉक्टर माथुर, ये हम देख रहे हैं कि जी आकांक्षा, हमने आपका सवाल सुन लिया है
और बहुत सारे और भी दर्शकों के मुझे लगता है कि सवाल होगा कि कोरोना इन्फेक्शन से तो आप ठीक हो गए, मतलब आप कोविड नेगेटिव हो गए, लेकिन उसके बाद बहुत तरह की समस्याएं लोगों में आ रही हैं, किसी को हार्ट की समस्या, किसी को जैसे ये भी बता रही हैं। तो क्या इसे हम कोविड से जोड़कर देख सकते हैं या फिर ये सामान्य तौर पर उनको हो गई है? जी, तो इस चीज़ का उत्तर देने के लिए ये है कि हम लोगों ने पोस्ट कोविड क्लिनिक्स शुरू की हैं। हर एक अस्पताल में कोविड मरीज जो ग्रसित हुए हैं उनको फॉलोअप में रखा जाता है। उनके क्योंकि कोविड का आफ्टर इफेक्ट जो है हार्ट पे भी पड़ सकता है, लंग्स पे तो होता ही है और न्यूरोलॉजिकल भी होते हैं और भी कई इफेक्ट हो सकते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया, इनको बताया गया है कि आफ्टर सीटी स्कैन की सीओपीडी, तो सीओपीडी जो है वो तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, वो उसके हज़ारों कारण हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये इनको कोविड की वजह से है कि नहीं है। लेकिन कोविड से ये ज़रूरी है कि कई लोगों के लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं और काफ़ी दिन तक अफेक्ट रहते हैं और दे रिक्वायर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट एंड फॉलो। जी डॉक्टर राणा, आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? ये जो सीओपीडी जो है ना, इसका सीजनल एग्जैजरवेशन होता है। मैं सीओपीडी का एक ना बड़ा जो आम बोलचाल की भाषा में सीओपीडी ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी लगता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आप देखिएगा कि जो दमा के मरीज होते हैं, जिनको कि सीजनल खांसी होता है, थोड़ा सांस फूलने लगता है, थोड़ा बलगम आने लगता है और थोड़े दिन के लिए हफ्ते 10 दिन का कोर्स कर लेते हैं, थोड़ी एंटीबायोटिक ले लिया, थोड़ा ब्रोंकोडायलेटर ले लिया, फिर वो दब जाता है, फिर वो अगला सीजन आएगा। तो ये एक सीजनल एग्जैजरवेशन होता है। तो अगर इनके अंकल को सीओपीडी डॉक्टर साहब ने बताया है, घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हफ्ता 10 दिन जैसे 2 महीने का भी कोर्स अगर उन्होंने बताया वो कर लेंगे और ये दब जाएगा, और दब जाएगा तो दबा रहेगा। तो इसलिए इसमें चिंता की बात नहीं। बिल्कुल। तो डॉक्टर की तरफ से जो आपको बताया गया है उसे आप ध्यान में रखें, और हम जो कार्यक्रम में शुरुआत से कह रहे हैं कि अपना मन मजबूत रखें, सकारात्मक सोच रखें, ये बहुत ज़रूरी है, और जो इलाज है उसे तो आपको करना ही है। फिलहाल एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कॉलर। हेलो। हाँ सर। जी नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार। ये बोल रहा हूँ, मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है और ये कब्जी भी रहती है और छाती में दर्द रहता है सीने में। जी क्या? हेलो जी, शायद हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, क्या इस तरह ये सिम्टम्स के तौर पर भी देखा जा सकता है क्या? देखिए, ये जो कोरोना से अनरिलेटेड है, लेकिन ये जो गैस्ट्रिक की बात कर रहे हैं, थोड़ा पेट में भारीपन, थोड़ा पाचन में कमी, बड़ी साधारण सी समस्या है और बहुत लोगों को होती है। थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखें, थोड़ा बहुत ज़्यादा तला चीज़ या बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ ना खाएं। और कोई भी जो एक फैमिली फिजिशियन है, जो इनके घर के बगल में कोई एक अच्छे डॉक्टर होंगे, उनके पास जा कर के दिखा लें, वो थोड़ा सा कुछ अपना मेडिसिन देंगे और ये ठीक हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को कोरोना से जोड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं। जी बिल्कुल। तो एक बात तो साफ है डॉक्टर राणा, डॉक्टर माथुर, कि हमें कुल मिला के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और जो हम अपने खान पान को लेकर थोड़े से निश्चिंत रहते थे, अब अच्छी बात है कि हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की दिशा में सोच रहा है और उस तरह की जो खान पान है उसमें हमने तब्दीलियाँ की हैं, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किए हैं। ये एक पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिली। क्या कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल। ये हमेशा बेनिफिट रहता है कि अगर आपका खान पान ठीक हो, और कोरोना के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ऐसे कई खाने पीने में चीज़ें हैं जो कि आप अगर लें तो आपका इम्यूनिटी बरकरार रहती है। वैसे कोई खास आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अपने खान पान में, और ये प्रिजम्पशन है कि नॉर्मली जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है उसको कोई ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन हाँ, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि या तो जैसे स्टीरॉइड्स पे हैं, या किसी को कैंसर है, या कोई कीमोथेरेपी पे है, तो उन लोगों की इम्यूनिटी डेफिनेटली कुछ कम होती है और उसको बरकरार रखने के लिए कुछ डॉक्टर सलाह दे सकते हैं कि आपके
आप ये मेडिसिन लें या आप खान पान में कुछ तब्दीली लाएं। जी, और स्वस्थ खाना तो वैसे भी ज़रूरी है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें कोविड की जो आशंका है, जो स्थिति है, उसमें हम अचानक से अपने आप की अपनी इम्यूनिटी के बारे में बात करने लगे हैं, लेकिन ये तो हमेशा से रहा है कि हमें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए अगर हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। डॉक्टर राणा, डॉक्टर माथुर, डॉक्टर राणा आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो स्वस्थ रहने के लिए जो भी करना है उसके लिए मैं संस्कृत का एक सेंटेंस बोलना चाहूँ। बिल्कुल। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर से आपकी जो कामना है, जो आप अचीव करना चाहती हैं, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए करना चाहती हैं, उसके लिए शरीर को स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये संस्कृत के श्लोक के साथ यही कहूंगा कि जितनी भी सावधानियां बरतनी हो, चाहे कोरोना के लिए बरतनी हो, चाहे और किसी भी बीमारी से बचाव के लिए बरतनी हो, उसको 100% कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो जो आपने कहा उसे मैं इस तरीके से कहूंगी, जान है तो जहान है। एब्सोल्युटली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माथुर, डॉक्टर राणा, स्टूडियो में आने के लिए, समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब आपने दिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं और उन मेल्स के बारे में आपको बता दें, दिल्ली से कुसुम द्विवेदी ने हमसे पूछा है कि पिछले 10 से 15 दिनों से घबराहट और चक्कर आने की शिकायत है, क्या करें। और दूसरा मेल पटना से आया, पटना से अमित सिंह पूछते हैं कि उन्हें गुर्दे में पथरी की समस्या है और कई सालों से इलाज करा रहे हैं लेकिन दर्द कम नहीं होता है। उन्होंने भी जानना चाहे कि उन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से दे दी जाएगी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो मैं ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को, और नया साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए, खुशियां लेकर आए, और जो भी आपकी कामनाएं हैं वो पूरी हो। और जैसा हमारा 2020 बीता है वैसा 2021 न बीते, इसी कामना के साथ अभी लेते हैं आपसे इजाजत। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।